वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं 7.8 FM। वापस आ गई हूँ भाई, कितना मजा आ रहा है ना, इतना एक्साइटिंग लग रहा है। रात के 10 बजे, दिन के 2 बजे या फिर सुबह के 4 बजे, सुबह के 3 बजे, मतलब ये ब्रह्म मुहूर्त से लेकर और रात के टाइम तक हम रहने वाले हैं आपके साथ, क्योंकि हम बना रहे हैं एक बहुत ही खास किताब, लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप लाइव रेडियो शो हम कर रहे हैं। और ये कर रहे हैं हम एक छोटा सा नाम करने के लिए इंडिया और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। लेकिन ये क्यों किया, चलिए बता देती हूँ एक बार फिर से। हर बार हर घंटे जब आप हमसे जुड़ते हैं और मैं आपके पास होती हूँ तो मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि ये पूरी मुहिम क्यों। यूएन सस्टेनेबल गोल्स आप सभी जानते हैं, एसडीजी गोल्स, स्कूल से लेकर कॉलेज तक और साथ के साथ हर जगह पर इसे पब्लिसाइज करने की कोशिश की जा रही है। हमने भी सोचा कि एक नए और बहुत ही खास अंदाज में क्यों ना हम भी आपको इन गोल्स के बारे में बताएं। बट द चैलेंज वाज कि अगर हम गाने चलाते और आपको ये सारे गोल्स बताते तो आप शायद गानों में खो जाते और हमारी बातों में गुम हो जाते। तो हमें लगा क्यों ना एक बहुत ही अलग अंदाज में हम आपके लिए ये सारे गोल्स लेकर आए। और हम कैसे लेकर आए आपके लिए, हमने कहा जी हम करने वाले हैं लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप लाइव रेडियो शो, जिसमें ना हम रुकने वाले हैं और ना आपको थमने देने वाले हैं। और हम आपको समझाने वाले हैं इन यूएन के एसडीजी गोल्स के बारे में, जिसके तहत बहुत सारी कंट्रीज ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि 2030 तक वो न सिर्फ अपने देश में लेकिन इन सभी कंट्रीज में इन गोल्स को कोशिश करेंगे कि अचीव कर लें। और जब बात कर रहे हैं अचीव करने की, तो आपको पता ही है कि अगर हम ठान चुके हैं तो हम जन जन तक इन एसडी गोल्स के बारे में पहुंचाने की जानकारी लेकर आ गए हैं। सो बहुत सारी जानकारी हम देने वाले हैं, लेकिन इसी के तहत मैं आपको बता दूं एक बहुत ही खास चीज है। और हमारे अगर यूएनएसडीजी गोल की बात करें तो हम ट्रेड पॉलिसीज की बात करने वाले हैं और उसकी जरूरत क्यों आन पड़ी, चलिए बता देती हूँ। सो अगर हम जिंदगी की बात करें तो आप सभी को पता है कि हमारी जिंदगी की सस्टेनेबिलिटी टिकी होती है सिर्फ और सिर्फ हमारे फाइनेंसेस पर। सो अगर आपके फाइनेंसेस ठीक हैं, आपका ट्रेड ठीक है, तो आपकी जिंदगी चलती रहती है। और उन सभी लोगों के लिए जिन्हें लगा कि भाई ट्रेड बहुत जरूरी है, उनकी सस्टेनेबिलिटी कैसे हो, चलिए बता रहे हैं आपको। और इसके लिए ढेर सारी जानकारी देने के लिए मेरे साथ फिलहाल स्टूडियो में रात के 10 बजे ज्वाइन कर चुके हैं रोटेरियन अनूप मित्तल। और अच्छी बात यह है कि रोटेरियन अनूप मित्तल एक ऐसे सजग इंसान है, एक ऐसे सिटीजन है जो बहुत ही सेंसिटिव है उन सभी अंडर प्रिविलेज्ड लोगों की जरूरतों के लिए, और खास तौर पर उन सभी लोगों के लिए जिनके पास प्रिविलेज के नाम पर थोड़ा सा कम है। लेकिन साथ के साथ एज अ रोटेरियन एंड एज द डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, खास तौर पर ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रहने का मतलब है बहुत सारे क्लब्स के मुखिया होना, और इन्होंने उन सभी के तहत बहुत सारे फिलैंथ्रोपी का और साथ के साथ सोशल वर्क का काम किया है। लेकिन ट्रेड की बात करें तो अपने ट्रेड के ये मास्टर हैं, और आज हम करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में। Thank you so much, Bhavna ji. I think the kind of initiative we have taken, the longest radio show, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और मैं ऐसा आपको विश करता हूँ कि शायद ये इतना अच्छा रिकॉर्ड बनाए कि शायद फ्यूचर में कोई इसको ब्रेक भी नहीं कर पाए। थैंक यू सो मच। सो वेरी नाइस ऑफ यू। बट सर, हमारा जो इनिशिएटिव था कि हम ये हैमर करना चाहते थे कि जिन एसडीजी गोल्स को हम सबने जिंदगी में जाना है, इम्बाइब नहीं किया है। अगर मैं रोटरी की बात करूं तो आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि शायद इनमें से 7 ऐसे गोल्स हैं जिन्हें हम अपने रोटेरियंस अपने क्लब्स में और अपनी सोशल सर्विस में इंक्लूड कर चुके हैं और उन्हें एज इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं। लेकिन परेशानी ये है कि हम उन्हें एज इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, हम उन पर हैमर नहीं कर पा रहे हैं। एक छोटी सी मुहिम रेडियो मानव रचना की, जहां हम हैमर करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड वी वांटेड टू ट्राई टेल पीपल एग्जैक्टली ये गोल्स हैं क्या और इनकी जरूरत हमारी जिंदगी में क्यों है। सो एक तरफ हमने अपने रिसोर्सेज को इतना एग्जॉस्ट कर दिया है कि वी रियली नीड दैट दे शुड बी कंजर्व्ड, एंड एट द सेम टाइम अगर ट्रेड की बात करें तो ट्रेड की सस्टेनेबिलिटी बहुत सारी चीजों पर टिकी हुई है। और जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमारी ट्रेड की ऐसी कौन सी प्रैक्टिस होनी चाहिए जो उसकी सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करे। देखिए, आपने ट्रेड की बात की, ट्रेड इज एक्चुअली इज रनिंग द होल वर्ल्ड। यस, एग्जैक्टली। बिकॉज़ अगर ट्रेड नहीं है तो आई थिंक नो लाइफ कैन सस्टेन। और ट्रेड के लिए होना सब बहुत जरूरी है कि हम,
क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सो मेनी फैक्टर्स में अभी हम बात करेंगे सबने। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। यस, क्योंकि क्या होता है जब बहुत बार हम देखते हैं पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटीज होती हैं बहुत सारी कंट्रीज में, तो ट्रेड स्टेबल हो जाता है। कोई जो ट्रेड करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनको बहुत जरूरी होता है पॉलिसीज इन प्लेस हो, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हैं, तो उनको एक सर्टेन लेवल का प्रोटेक्शन फील करते हैं वो लोग जब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है। तो मुझे लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड पॉलिटिकल सपोर्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द ट्रेड। सो अगर आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या फिर आप किसी भी प्रकार का ट्रेड करते हैं, सो आपको सबसे बड़ी परेशानी कहाँ आती है? आपको ऐसा लगता है कि अगर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट होता है तो वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है आपके ट्रेड पर, और वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है पूरी इकोनॉमी पर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सबसे बड़े सफरर्स आपके एम्प्लॉयज, आपका प्रॉफिट और फिर हमारी कंप्लीट इकोनॉमी। सो जरूरी है कि इन सारी चीजों को खास ख्याल में रखते हुए आपको अपने ट्रेड के अच्छे और बुरे प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए। एक बहुत अहम चीज है व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रेड, वहां पर क्या हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ही हमारा इंपॉर्टेंट गोल होना चाहिए या हमें बाकी सारे एस्पेक्ट्स को भी मद्देनजर रखना चाहिए? देखिए, ट्रेड में बहुत तरह के लोग होते हैं। यस, कुछ लोग सिर्फ प्रॉफिट को अपना मोटो मानते हैं जी, कुछ लोग उसको 360 डिग्री प्रोफाइलिंग करते हैं जी, कि खाली प्रॉफिट से ज्यादा वो अपने एम्प्लॉयज का भी ध्यान रखें, एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखें, और एंड ऑल ओवर दे टेक केयर द पीपल। सो अलग अलग तरह के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और बिजनेस करते हैं, और सक्सेस सभी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब ट्रेड है उसमें अगर आप हैं तो उसमें आपने सबने देखना होता है कि आप एक तो अपने अपने जो लोग आपके लिए काम करते हैं उनको टेक केयर करें। उसके अलावा आप, क्योंकि इंडस्ट्री से रिलेटेड है, और भी आउटर वर्ल्ड आपके साथ कनेक्टेड होता है, एनवायरनमेंट का आप ध्यान रखें, पॉल्यूशन वगैरह जैसे इंडस्ट्रीज में होता है उसके ऊपर ध्यान रखें, और लॉन्ग टर्म जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट के, टैक्सेस आप टाइम से दें, सो दैट गवर्नमेंट भी सस्टेन तभी करेगी जब उनको टैक्सेस टाइम से मिलेंगे, और अपने स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस लेके चलें। तो मुझे लगता है कि ट्रेड लॉन्ग टर्म सस्टेन रहता है ऑल द टाइम। दिस इज व्हाट आई कैन से। ट्रेड को सस्टेन करने के लिए बड़ी सारी चीजें होती हैं। अगर आप अपनी किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, आपके बिजनेस की बात करें, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सो उसके गेट से एंटर होते ही आपके ऑफिस के केबिन तक बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करती हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप इन्फ्लुएंस करते हैं। सो सबसे पहले होते हैं आपके एम्प्लॉयज एंड योर वर्कर्स। मान लीजिए कि आप एक ऐसी यूनिट में हैं जहां लेबरर्स हैं, सो उनका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है उस इंसान से जो उनका ब्रेड गिवर होता है। सो ऑटोमेटिकली उनकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है। जब हम ट्रेड के सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, सो ऐसे में बहुत जरूरी है कि आपके पास एक ऐसी मैन पावर हो जो न सिर्फ लॉयल है बल्कि सस्टेनेबल भी है, और उसमें जरूरी है उनकी समय समय पर अपलिफ्टमेंट। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, क्या होता है, एक्चुअली देखा जाए तो ट्रेड इज नथिंग बट डिपेंड्स अपॉन द मैन एंड द फाइनेंस। मतलब या तो आपके पास आदमी होते हैं और या आपके पास पैसा होता है। तो पैसा तो ठीक है, मैनेज हो जाता है, सब आप सब कर लेते हैं इंडस्ट्रीज, बट मैन इज वेरी वेरी टिपिकल सब्जेक्ट एंड वेरी क्रिटिकल एस्पेक्ट, बिकॉज उसमें इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, उनके साथ उनके बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो उनकी टेक केयर करना लॉन्ग टर्म, तो उनको एक सिक्योरिटी फीलिंग हो, और दूसरा क्योंकि सबके अपने परिवार भी होते हैं, उनको ऐसा एनवायरनमेंट देना कि यस दे आर सिक्योर्ड हियर, देयर फैमिलीज आर बीइंग टेकन केयर टू। नंबर 3, कई बार बहुत सारे पुराने एम्प्लॉयज होते जाते हैं लेकिन हम उनको अपग्रेड नहीं करते, ट्रेनिंग नहीं देते। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम समय के साथ हमारा जो स्टाफ है, हमारे जो लोग हैं, उनको ट्रेन करें, नए चैलेंजेस के साथ उसको करें। जैसे मैं आपको बताऊं, एक बार जब बैंकिंग में कंप्यूटर्स ऐड हो रहे थे, तो एवरीबॉडी वाज वेरी स्केयर्ड जी, ये तो एम्प्लॉयमेंट चला जाएगा और ये सब थोड़े, बट लेकिन कंप्यूटर आने से लोगों ने सबने उस पर ट्रेन हुए, सारे स्टाफ एंड सो मच परफॉर्मिंग। सो रेगुलर अपग्रेडेशन ऑफ द मैन पावर, द स्किल्स, and taking care them on the personal level. I think these are the two aspects which is very important in terms of manpower. Actually, but तीसरी सबसे अहम चीज है आपके ट्रेड एथिक्स। कितनी एथिकल प्रैक्टिस आप फॉलो कर रहे हैं? आपके जितने भी एसोसिएट हैं, वो आपके वेंडर्स हो सकते हैं, वो आपके एसोसिएट्स हो सकते हैं, वो आपके डायरेक्ट क्लाइंट्स हो सकते हैं, यहाँ तक कि वो लोग भी हो सकते हैं जो सेकेंड इन लाइन है, जो आपको शायद सिर्फ एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, बट आपके एथिक्स से, आपके व्यवहार से आपका पूरा ट्रेड चलता है। कितना इंपॉर्टेंट है ये इसकी सस्टेनेबिलिटी में? देखिए, जब आपने सस्टेनेबिलिटी बोली जी,
तो एथिक इज हैज टू बी देयर, यस बिकॉज क्या होता है अगर आप एथिक नहीं यूज कर रहे हैं तो आप शॉर्ट टर्म में हो सकता है कुछ गेन Yes. ले लें, बट आप लॉन्ग टर्म नहीं सस्टेन कर सकते। बिल्कुल। सो अगर आपने लॉन्ग टर्म चलना है तो आपने एथिक्स बनाने पड़ेंगे, जी। सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे, कंप्लायंसेस बनानी पड़ेंगी, आपको एसओपीज बनाने पड़ेंगे, एंड एक तरीके से एक सिस्टम से चलना पड़ेगा, जी। तभी आप लॉन्ग टर्म उसको सस्टेन कर सकते हैं। Yes. एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बड़े सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं शॉर्ट टर्म में लोगों ने कुछ, आप देखेंगे बहुत सारे इस समय बिजनेस हाउसेज हैं, उनके ऊपर रेड्स हो रही हैं, वो Yes. उन्होंने बैंक से फ्रॉड किए हुए हैं, बिल्कुल। एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर एंड they are nowhere now. Yes. But a lot of big houses and industries and trade people who are following compliances and ethics, and they are doing wonderfully well. So it is very very important to be ethical in sustaining the trade. सो एथिक्स बहुत जरूरी है, क्योंकि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रियलाइज कि आपका ट्रेड डिपेंडेंट किस चीज पर है। क्योंकि अगर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग टीम की जरूरत है, और उस टीम को बहुत सारे जिम्मेदारियों को डेलीगेट करने की जरूरत है। पर अगर आपके एथिक्स ही नहीं होंगे सो डेफिनेटली आपकी टीम सस्टेनेबल नहीं होगी, और जब टीम सस्टेनेबल नहीं होगी तो आप ये विश्वास करिए कि आप अपने बिजनेसेस को एक लंबे समय तक नहीं चला पाएंगे। आप चला जरूर पाएंगे, इंस्टेंट प्रॉफिट जरूर अर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर भरोसे की बात की जाए या ट्रस्ट की बात की जाए सो दैट डज नॉट अप्लाई व्हेन देयर आर नो एथिक्स इन योर बिजनेस। सो बहुत जरूरी गोल है ये कि आप ध्यान रखें, आप अपने ट्रेड में इस प्रकार की एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करें जो बहुत जरूरी है। और इनिशियली अगर देखा जाए अनूप जी, आई थिंक यू विल अग्री विद मी, जितनी हमारी ट्रेडिशनल फॉलोइंग अगर हम देखें ट्रेड की, वो हमेशा एथिकल होती थी, और जितनी न्यू एज पॉलिसीज अगर हम अपना रहे हैं उनमें एथिक्स कम और प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा है। देखिए, yes, our foundation of our country is always on strong ethical values and Yes. systems. लेकिन मैं थोड़ा आपसे डेफर करूंगा यहाँ। जी। ऐसा नहीं है कि समय के साथ में वो चीजें डाइल्यूट हो गई, डिपेंड करता है कि किस तरह से लोगों ने उसको अडॉप्ट किया। जी। जिन लोगों ने अपने को समय के साथ बदल लिया, उन्होंने नई चीजों को अपने फाउंडेशन के साथ में मिक्स करके नई चीजों को भी अडॉप्ट किया, लेकिन एथिक्स भी रहे, और दे आर डूइंग वेरी वेल। मैं एक एग्जांपल दूंगा, हालांकि पता नहीं नाम लेना ठीक है नहीं है, जैसे टाटा इज वन ऑफ देम। टाटाज ने, उनका शुरू से बड़ा एथिकल और फाउंडेशन स्ट्रांग रही, समय के साथ वो अपने को बदलते गए, एंड टुडे दे आर स्टैंडिंग ऑन वेरी वेरी स्ट्रांग फुटिंग। उनका एम नॉट ओनली द प्रॉफिट्स, देयर एम इज ऑलवेज ऑल ओवर ग्रोथ ऑफ द पीपल, ऑर्गेनाइजेशन, सराउंडिंग्स। कुछ लोग हैं जो शायद समय के साथ अपने को नहीं बदल पाते या ओनली प्रॉफिट पे काम करते हैं, बट वो फिर लॉन्ग सस्टेनिंग नहीं हो पाते। समटाइम आई फील सो, एंड ऐसा होता है, बट यस, पुराने लोगों ने भी, हमारे सिस्टम ने भी अडॉप्ट किया और उसको कर रहे हैं, सक्सेसफुल कर रहे हैं। सो दोस्तों, अगर हम पुराने सिस्टम्स की बात करें या नए सिस्टम्स की, all these systems are applying on one thing and that is your ethics. But ये ethics और ये values आप बनाते हैं और हर ऑर्गेनाइजेशन की बिल्कुल अलग होती है। चलिए अब हम ट्रेड प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज की बात करते हैं। सो अगर हम अपनी ट्रेडिशनल पॉलिसीज की बात करें और अगर हम अपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करें, सो आप दोनों में सबसे ज्यादा वैल्यू किसे देंगे? देखिए, दोनों ही जरूरी है, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि हमको हमारे प्रैक्टिसेस को भी फॉलो करना होता है, एंड समय के साथ में टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करेंगे तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। yes. तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम करंट टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करें, और हमारे उसको जो हमारी ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, पुराने हमारे ट्रेडिशंस हैं, उनको अगर ब्लेंडिंग करके अगर हम कुछ रास्ता निकालें तो वो लॉन्ग सस्टेनिंग होते हैं। और अगर आप देखेंगे इंडस्ट्री में जो भी लोग सक्सेसफुल हैं, बड़े सक्सेसफुल हैं, उन्होंने हर समय अपने सिस्टम्स को, अपने बैकग्राउंड के, अपने वैल्यूज को कभी नहीं छोड़ा, और हर समय टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करते गए, एंड देन दे वॉर लाइक बिग कॉर्पोरेट एंड बिग बिजनेस। तो दोनों की ही जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है, बट बैलेंस करके उसको ठीक से चला के चलेंगे तो टेक्नोलॉजी का ना एक बड़ा अच्छा उदाहरण शुरुआत से रहा है बैंकिंग। अगर मुझे याद है, व्हेन वी यूज्ड टू बी किड्स, द फर्स्ट टाइम व्हेन वी रीच्ड द बैंक, तब सब कुछ मैनुअल होता था, एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि वहां पर पीपल वुड सिट अक्रॉस, काउंट द करेंसी, या फिर वहां पर कोई सिस्टम नहीं होता था, रजिस्टर्स में चीजें भर रहे होते थे। एंड देन देयर वाज वन एज वेयर वी सॉ अ पैराडाइम शिफ्ट। उन बैंक्स में हमने सडनली कंप्यूटर सिस्टम्स देखे, दो वो पुराने और बड़े और मोटे वाले, दोज हेवी वंस व्हिच वी कॉल हेवी ड्यूटी वंस नाउअडेज, बट सडनली वो चेंज हो गए। और वहां पर आई एक सबसे बड़ी समस्या, रिसेंटमेंट। जो पुराने एम्प्लॉयज थे
they had a resentment towards learning this new technology. उन्हें ऐसा लगा कि हमारी जो प्रैक्टिस है, जहां हम रजिस्टर में सब कुछ रख रहे हैं और सब कुछ हमारी आंखों के सामने है, कहीं ये डेटा लॉस ना हो जाए. और वो तब क्योंकि हमारे पास फूल प्रूफ रोबस्ट सिस्टम्स नहीं थे, सो वी वर इक्वली स्कैर्ड. और वहां पर ना एक इम्बैलेंस सा था. So half the people were following the old and traditional things. Some were the ones who were following the new things. और इस दोनों बैलेंस में परेशानी ये थी कि पिस रहे थे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज. So the ones who did not want to learn, उन्हें they had to leave. And the ones who adopted, उन्हें परेशानी ये थी कि क्या हमारी प्रैक्टिस बिल्कुल सही है. क्या इस प्रकार बाकी सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने भी इस पूरे टर्मोइल को फेस किया? देखिए भावना जी, ऐसा है, चेंजेस एनी चेंज इज पार्ट ऑफ द नेचर. यस. समय के साथ चीजें बदलती हैं और ये बड़े अच्छे अलग अलग बड़े सारे स्लोगन है इसके ऊपर, इधर यू चेंज और वर्ल्ड विल चेंज यू. तो चेंज तो होना ही पड़ेगा. चेंज इज गुड फॉर ऑलवेज, चेंज इज बेटर. यस. ओनली थिंग इज दैट वी हैव टू अडेप्ट न्यू थिंग्स. अगर हम नहीं चेंज करेंगे, देखिए अगर हम नहीं चेंज करेंगे तो विल बी ऑब्सलीट. बहुत बार ऐसा होता है, हम नहीं, नॉट ओनली ट्रेड, परिवारों में भी ऐसा होता है और बिजनेसेस में भी होता है कि अगर हम अपने जैसे बड़े सारे बड़े ओल्ड एज लोग होते हैं, अपने को चेंज ही नहीं करते पुराने स्टाइल में, तो वो बच्चों के साथ मिक्स नहीं हो पाते. सिमिलरली इन द बिजनेस ऑल्सो, अगर आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन को अपने को अपग्रेड नहीं किया, किसी इंडिविजुअल आदमी ने, मैन पावर ने अपने को समय के साथ नहीं बदला, तो वो फिर आउटडेटेड हो जाते हैं. फिर एक स्टेज के बाद में आप लाइबिलिटी बन जाएंगे ट्रेड के ऊपर. सो बड़ा जरूरी है कि हम समय के साथ चेंज हो, अडॉप्ट करें. अब आप देखिए, जब कोविड के टाइम की बात करें, उससे पहले कौन सोच सकता था कि हमारा इतना सारा ट्रांजेक्शन अब ऑनलाइन हो रहा है बैंक का. बट आई अप्रिशिएट आवर इंडियन पॉपुलेशन, स्पाइट ऑफ बहुत सारे लोग शायद उतने एजुकेटेड भी ना हो, लेकिन उन्होंने अडॉप्ट टू चेंजेस वेरी क्विक, वेरी स्मार्ट. हमारी इंडियन पॉपुलेशन इज वेरी वेरी स्मार्ट. I have already traveled more than 30-35 countries. Yes. I have seen, on an average, Indians are more smarter. They understand things well. हो सकता है हम किस चीज़ों में लैग कर रहे हो, लेकिन हम लोग बहुत फास्ट अडॉप्ट करते हैं, बड़ी जल्दी चीज़ों को सीखते हैं और चेंज कर लेते हैं. तो चेंजेस हैज टू बी देयर. और लोगों ने समय के साथ ये समझा भी है, अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो हम ऑब्सलीट हो जाएंगे. क्योंकि आजकल मीडिया हो गया है, अवेयरनेस हो गई है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, तो लोगों ने अब ये मोर एंड मोर मीडिया, ये जितने भी हमारे सोशल मीडिया हुए हैं, लर्निंग इज हैविंग वेरी फास्ट. लोग, जो बड़े सारे लोग थे जो बड़ा रेजिस्टेंस देते थे चेंज के लिए, उन्होंने भी उसमें से मैसेज देख के सब करके एंड स्टार्ट अडॉप्टिंग वेरी फास्ट. इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड सबको हमको चेंज में अडॉप्ट करना पड़ेगा और तभी हमारा देश इतनी तरक्की कर रहा है. तो अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो आज के जमाने में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं. एंड कैन यू एक्चुअली बिलीव द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज द कैपेबिलिटी कि वो वही काम कर सके जो इंसान कर सकता है, बट डेफिनेटली इमोशंस तो वहां पर नहीं होंगे. और साथ के साथ बाकी सारी प्रैक्टिसेस जो हम सोच रहे हैं कि लॉयल्टी होगी या फिर क्रिएटिविटी होगी, वो वैसे फंक्शन करेगा जैसे आप फंक्शन करवाना चाहते हैं. सो जो एक बचपन में हम रोबोट्स की बात करते थे ना, उन रोबोट्स को हम लॉन्च कर चुके हैं. बट बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अगर हम इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को ट्रेड में लेकर आते हैं, सो वहां पर लोगों की जॉब्स और सिक्योरिटी कम हो जाती है. व्हाट एग्जैक्टली डू यू से? एक जमाना था जब मशीनों का युग था एंड सडनली एवरीबडी हैड दिस प्रॉब्लम कि कहीं हमें मशीन्स ना रिप्लेस कर दें, एंड लेटर ऑन वी रियलाइज दे वर अ बून. अब धीरे धीरे आगे आ रहे हैं. देखिए, मैं आपको इससे कोरिलेट करूंगा 40-50 ईयर बैक. यस. टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री. यस. एंड धीरे धीरे उसमें ऑटोमेशन हुआ और लोग इनसिक्योर्ड हुए. बट अगेन ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन उतने एक्सपेंशन में उतने लोग ऑब्जर्व हो जाते हैं. तो आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, उसमें ग्लोबली डिबेट चल रही है अभी कि हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस हद तक इस्तेमाल करना है, किस हद तक उसको डेवलप करना है और कहाँ का यूज करना है. क्योंकि ये तो सोच तो अनलिमिटेड है आदमी की, डेवलपमेंट है अनलिमिटेड, जो सोचते जाओ डेवलप कर सकते हो. तो ये देखना बड़ा जरूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कहाँ हम उसको यूज करें और अप्लाई करें. इंडस्ट्री में आप देखेंगे जितनी मैन्युफैक्चरिंग प्लेसेस हैं, वहाँ बहुत सारी रोबोट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो रहे हैं. इनफैक्ट वी आर आल्सो डीलिंग इन रोबोट्स. सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने चीज़ों को एक्यूरेट बनाती है, फास्ट बनाती है,
बट उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। आपने बड़ी सारी फ्रिक्शन मूवीज देखी होंगी जहाँ पे पता लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स ने पूरा कंट्रोल कर लिया, पूरी दुनिया पे कंट्रोल कर लिया और मैनकाइंड को साइड कर दिया। तो ये सब चल रहा है, बट किसी डेवलपमेंट को आप रोक नहीं सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है। अमेरिकन सीनेट ने भी अभी पास किया था। इनफैक्ट कुछ लोग तो कुछ अमेरिका में डेवलपमेंट हुए हैं जहां उन्होंने माइंड में चिप भी लगानी शुरू कर दी है, सो दैट यू कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू कैन कंट्रोल द ब्रेन आल्सो। बट यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नीड ऑफ द आवर। नंबर वन, एक्यूरेसीज है, स्पीड है एंड कॉम्पिटिटिव वर्ड है, बट एट द सेम टाइम आई थिंक इट्स नेसेसरी एट द सेम टाइम द सेलेक्टिव यूज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय सीइंग दैट ऑल ओवर impact of it in subject to the ecosystem of this. बिल्कुल, I think I totally agree with you here because आज सुबह सुबह हम मेडिकल प्रैक्टिसेस की बात कर रहे थे और साथ के साथ हम बात कर रहे थे कि कितनी सस्टेनेबल है हमारी मेडिकल प्रैक्टिस। सो जो सर्जन आए हुए थे उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि एक जमाना था जब पेशेंट हैड टू रीच टू द डॉक्टर इन द हॉस्पिटल, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवर सिंस इट हैज कम इनटू द मेडिकल वर्ल्ड, the best part is the ambulance reaches to the patient और आधा इलाज थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक एक्सपर्ट डॉक्टर अपने हॉस्पिटल, क्लिनिक या अपने घर पर बैठकर कर सकता है और कैजुअलिटीज को बचा सकता है। अगर हम स्ट्रोक की बात करें, अगर हम हार्ट अटैक की बात करें, तो उनका ये कहना है कि हम एक ऐसी एम्बुलेंस जो कि अभी फॉरेन में अवेलेबल है, इंडिया में रेयर है, बहुत सारे स्टेट्स में है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में इतनी कॉमन नहीं है, बट यस इट इज अवेलेबल विच एग्जैक्टली सेव्स योर लाइफ। सो ऐसे में हमें लगता है जहां इंसान नहीं पहुंच सकता, सिर्फ एक मशीन पहुंच सकती है। मान लीजिए कि 10 से 15 मिनट में एम्बुलेंस आपके घर आ सकती है, लेकिन वहां डॉक्टर तो नहीं है। और मान लीजिए रात के 3 बजे 4 बजे जहां आप इमरजेंसी में जाते हैं और आपको कोई ना मिले, और अगर वो लाइफ सेविंग है, तो आई टोटली बिलीव कि इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है इट बिकम्स अ वेलकम चेंज। बट यस, जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी कभी भी फूल प्रूफ नहीं होती है, और अगर उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। जो चीजें एक इंसान महसूस कर सकता है उस टेक्नोलॉजी से आप एक्यूरेसी तो ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों में फेरबदल हो सकता है बाय अ क्लिक ऑफ अ बटन। जिस प्रकार आप एक मैसेज किसी और को भेजना चाहते हैं और गलती से चला किसी और के पास जाता है, अगर ऐसी ही आपके पूरे शरीर की संरचना में आप इंजेक्शन कहीं डालना चाहते हैं और कहीं और डल गया तो परेशानी हो सकती है। सो जब हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की सस्टेनेबिलिटी में सिर्फ एक रोल है, आपके समय को बचाता है, आपके कीमती समय को बचाता है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो है आपकी वर्क लाइफ बैलेंस का। और आई थिंक आप टोटली इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि हम जब कभी भी वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं तो आज के जमाने में जितना हमारा एक्सपेंशन उतनी ही हमारी बिजनेस, और जब बिजनेस आ जाती है ना, सो हम यही कहते हैं काश कोई टेक्नोलॉजी हो जो इसे रेप्लिकेट कर सके और हमारी एब्सेंस में हमारा काम कर सके। सो आई थिंक वहां पर टेक्नोलॉजी सही ढंग से फिट भी होती है। देखिए, यस, टेक्नोलॉजी इज मस्ट, नंबर वन, एंड टेक्नोलॉजी आदमी को ज़्यादा टाइम देती है। टाइम इन द सेंस, अगर आपका इफेक्टिव आवर 10 आवर्स है, टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम विल इंक्रीज। आपकी कनेक्टिविटी है, आज आप देखें टेक्नोलॉजी ने कितना हमको फ्री कर दिया। दुनिया में कहीं पे भी बैठे हैं, स्टिल वी कैन मैनेज आवर ऑफिस। टेक्नोलॉजी ने पैसा कहीं भी ट्रांसफर कर दीजिए, कोई भी टेक्नोलॉजी, गाड़ियाँ आ गई हैं, सो मेनी थिंग्स, यू नेम सो मेनी थिंग्स। सो टेक्नोलॉजी इज मस्ट। टेक्नोलॉजी ने लोगों की एफिशिएंसी बढ़ाई है हर चीज़, क्योंकि आज आप कहीं भी बैठे दुनिया में आप अपने प्लांट्स को देख सकते हैं, कैमरेज हैं सब तरफ, सारा कुछ कर सकते हैं आप। यू कैन जस्ट बाय क्लिकिंग ऑफ द बटन यू कैन सी द वेदर ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप ट्रैवल की डिटेल्स हैं, बिजनेस की डिटेल्स हैं, यू कैन सी एवरीथिंग। सो टेक्नोलॉजी इज मस्ट, बट एट द सेम टाइम कई बार हम टेक्नोलॉजी का ओवर यूज भी कर जाते हैं। दैट इज ऑल्सो टू बी बैलेंस्ड, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंजेस वेरी फास्ट और हम कई बार फास्ट अडॉप्शन के चक्कर में उसमें बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि स्टेबल टेक्नोलॉजी का यूज़ इन द ट्रेड इज रिक्वायर्ड एंड इट इम्प्रूव्स आवर एफिशिएंसी, हमारा टाइम, हमारा कंफर्ट।
और कनेक्टिविटी करती है, इट मस्ट ऑलवेज। यस अनूप जी, यू हैव ट्रैवल्ड द वर्ल्ड, आई कैन से कि शायद ही कुछ कंट्रीज रह गई होंगी जिन्हें मोदी जी ने देखा होगा और आपने नहीं देखा होगा। सो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब कभी भी हम अपने ट्रेड की इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी की नजर में मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा कदम हो सकता है, क्योंकि वी ब्रिंग बैक गुड एक्सपीरियंसेस, और खास तौर पर जब हम डेवलपिंग कंट्री हैं और हम डेवलप्ड कंट्रीज में जाते हैं, सो व्हाट वी सी इज शायद यहाँ की और बेटर प्रैक्टिसेस वहां फॉलो हो रही हैं। सो ये कितना बड़ा रोल निभाता है आपकी बिजनेस के सस्टेनेबिलिटी पर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इंडियंस आर वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल ऑन द वर्ल्ड। जी हमारे यहाँ लैगिंग है थोड़ी सी सिस्टम्स की, जी जो आपने प्रैक्टिसेस की बोली, बड़े प्रैक्टिसेस हैं, एसओपीज हैं, Yes. थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो कहीं ना कहीं हमारे बहुत इंटेलिजेंट लोग होके भी थोड़ा सा हमारे को अभी, हालांकि अब तो बहुत बदल रहा है दुनिया, स्टार्टअप्स हो रहे हैं, करीब 1 लाख स्टार्टअप इस देश में चल रहे जी। हैं, कनेक्टिविटी हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सो मेनी थिंग्स, बट यस बिकॉज हमारे यहाँ अभी भी टू बी ऑनेस्ट रिसर्च बेस्ड काम अभी कम है। जी जितना भी रिसर्च का काम है वो सब वेस्ट में होता है, यूरोप में, यूएस में, एंड अप टू सर्टेन एक्सटेंट जापान में। तो हम लोग क्या करते हैं, वो लोग बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं रिसर्च के ऊपर, जी और जब हम वो रिसर्च को के साथ कोलैबोरेट करते हैं, अपने देश में लेके आते हैं, तो अडॉप्शन इज वेरी 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 फास्ट। जी तो यस, जब हम इंटरनेशनल ट्रेड में, बिजनेस में होते हैं, अब आप देखिए जितने भी इंडिया में कॉर्पोरेट्स हैं, आज आप कहीं किसी के ऑफिस में जाइए तो पता नहीं लगेगा कि यू आर इन हेयर और इन द न्यूयॉर्क। यस आप देखिए, आप ऑल इक्विपमेंट्स इवन वी आर यूजिंग एवरी डे, आप अगर न्यूयॉर्क में वॉक कर रहे हैं, आप वही मोबाइल वो लोग यूज कर रहे हैं, वही मोबाइल हम लोग यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। आप वहाँ पे देखेंगे कि जो टेक्नोलॉजीज वो वहाँ यूज कर रहे हैं, हम भी वही टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं। तो यस, हम वहाँ से लर्निंग हमारी जब इंटरनेशनल में होती है, ऐसा नहीं है कि खाली हम ही लर्न करते हैं, you know? जी आज इंडिया भी बहुत सारी चीज़ों को दूसरों को सिखा रहा है। मैं जी। आपको एग्जांपल दूं, मैं अपना एग्जांपल देता हूं। हम एक बार वी वेंट लॉन्ग बैक, वी वेंट फॉर कोलैबोरेशन टू जापान। जी तो जापान में आई वाज सिटिंग विद देयर टीम, मेरे मैनेजर्स भी थे, हम लोग साथ में थे। हमने एक प्रोडक्ट की बात की कि भाई ये यहाँ पे इस प्लांट में हमको ऐसे प्रोडक्ट्स की जरूरत है। जी तो उन्होंने हमको, वी वर देयर फॉर 15 डेज, जी। तो उन्होंने कुछ डिजाइनिंग करके एंड दे कम अप विद द प्रोडक्ट, एंड हमने उस प्रोडक्ट को यहाँ प्लांटों में काफ़ी यूज़ किया। तो मैं नेक्स्ट टाइम आई विजिटेड, तो जापान का हमारा जो वो टाडा वाज द चेयरमैन ऑफ द कंपनी, बोला मिस्टर मित्तल यू हैव गिवन अस अ न्यू प्रोडक्ट। हमने उस प्रोडक्ट को जापान में भी बहुत यूज़ किया। अरे वाह तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जी बट ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं जो ऐसा ही नहीं है हम ही वहीं से अडॉप्ट कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम अस। हमारे भी बड़े अच्छे स्ट्रेंथ एरियाज हैं इंडियंस की, हमारे ब्रेन्स हैं, हमारे आइडियाज़ हैं, तो वी आर वेरी इनोवेटिव पीपल। अभी एक रिसर्च बीच में हार्वर्ड की आई थी, उन्होंने कहा था जो इंडियन एनवायरनमेंट है, जी ये जो हमारा, ये इसका यहाँ एनवायरनमेंट ऐसा है कि यहाँ बड़े फर्टाइल ब्रेन पैदा होते हैं। यस हम कई बार बात करते हैं कि भाई इंडियंस आर सो सक्सेसफुल ऑल ओवर द ग्लोब, बड़े इंटेलिजेंट की जो मैंने बात की, आई हैव आल्सो सीन, आई वर्कड सो मेनी इयर्स इन यूएस, आई फाउंड अमंग ऑल, वहाँ अमेरिकन्स थे, चाइनीज थे, वियतनामीज थे, और कंट्रीज के लोग थे। आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग माई सेल्फ, बट हमारा जो इंडियन क्लाउड था, हम 5-7 लोग थे, हम जनरली हम लोग वी वर बेटर ऑफ देन देम ऑन द सोल्यूशन गिविंग। कोई चीज़ के ऊपर कुछ बात करनी है, वी वर मोर अवेयर अबाउट द सराउंडिंग्स एंड द सोशो इकोनॉमिकल चीज़ें। तो वो लोग भी हमसे बहुत सीखते हैं और हम भी उनसे लेते हैं। कुछ चीज़ों में वो हमसे सीखते हैं, कुछ चीज़ों में हमने सीखा। बट ट्रेड सस्टेनेबिलिटी के लिए इंटरनेशनल कनेक्शंस एंड इंटरनेशनल आइडिया एक्सचेंजेस इज मस्ट, एंड वी शुड कीप डूइंग दैट पार्ट, यू नो। सो फॉर ऑल दोस पीपल हु थॉट कि हमारा देश समृद्ध है, हमें शायद जरूरत नहीं है कि हम बाहर के देशों की तरफ देखें, जो अक्सर हम कहते हैं। आई थिंक अगर हम वहां की चीजों को सिर्फ एक बार अच्छी नजर से देखें, असेस करें, क्या चीजें हैं जो हम खुद अपने देश में अप्लाई कर सकते हैं। सो आई कैन टोटली वाउच कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस एट टाइम्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। अगर हम एजुकेशन इंडस्ट्री की ही बात करें, सो अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस कई बार वाकई बहुत अच्छी होती हैं, न सिर्फ आपका होराइजन बड़ा करती हैं, आपकी बाउंड्रीज को वो एक्सपैंड करती हैं, बट एट द सेम टाइम यू विल सी दैट देयर आर समथिंग न्यू थिंग्स व्हिच यू लर्न फ्रॉम देम। बट एट द सेम टाइम, जिस प्रकार अनूप जी ने कहा कि ऐसा भी होता है, इंडिया जो है वो खजाना है ज्ञान का, और हम उस देश के वासी हैं जिसने नालंदा
विद्यालय हमें दिया है जहां पर ज्ञान का स्रोत है। सो डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम भी बाहर के विदेशों के जितने भी नागरिक हैं या फिर बिजनेसमैन हैं उन्हें भी सिखाते हैं। अगर हम बात करें ट्रेड पॉलिसीज की, छोटे और बड़े पॉलिसी मेकर्स के साथ साथ और साथ के साथ उतने ही छोटे और बड़े बिजनेस हाउसेस के साथ साथ, तो क्या खास डिफरेंस रहता है? मान लीजिए कि एक बहुत छोटी सी यूनिट है और उसी के साथ साथ एक ऐसी यूनिट है जिसे हम एमएसएमई कहते हैं यानी मीडियम वाली हो, या फिर एक बड़ी। सो अगर हम अप्लाई करने की कोशिश करें इन ट्रेड की पॉलिसीज को, सो क्या ये तीनों के लिए एट पार होगी या तीनों के लिए अलग होगी? देखिए, तीनों सेगमेंट डिफरेंट सेगमेंट होते हैं जी। अगर हम नीचे से बात करें तो बहुत ज़्यादा मैन डिपेंडेंट सिस्टम होता है, बहुत सेलेक्टेड लोग होते हैं जो अपना काम करते हैं, थोड़ा बेटर चले जाते हैं तो ज़्यादा लोग होते हैं, थोड़ा टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो जाती है। लेकिन जब आप बहुत बड़े कॉर्पोरेट में जाते हैं तो यू हैव टू बी मैन इंडिपेंडेंट सिस्टम, क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम है। जैसे ERPs अगर नहीं है आपके पास तो आप बहुत बड़ी कंपनी को मैनेज नहीं कर सकते। आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, बिकॉज सो मेनी मैन पावर, हजारों की मैन पावर है, उसमें से शफल होते रहते हैं, तो वेरी क्विकली यू हैव टू ट्रेन देम एंड वर ऑन द जॉब। ERP है नहीं होगा, इतने सारे वॉल्यूम्स हैं, ट्रेडिंग हो रही है और इतने सारे फाइनेंसेस मैनेजमेंट है, अगर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं होगी, करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट होते हैं, SAP लगते हैं बहुत सारे, तो नहीं कर सकते। तो वो होता है जब एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है तो वो प्रॉब्ली दे आर मैनेज बाय प्रोफेशनल्स। वो कॉर्पोरेट के प्रोफेशनल्स होते हैं, अलग अलग लोगों की वो मैनेज करते हैं। उसके अंदर दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट उनकी HR पॉलिसीज भी, क्योंकि क्या होता है जब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है आपको HR पॉलिसीज इन प्लेस लानी पड़ेंगी, हर चीज़ के सिस्टम बनाने पड़ेंगे, तो वो जरूरी होते हैं। जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे क्योंकि कम लोग हैं तो वो 1-to-1 जो ओनर होता है वो अपने हिसाब से 1-to-1 मैनेज करते हैं, उसको थोड़ा इमोशनल टच देके एम्प्लॉय को रोकते हैं, पैसा देते हैं, कुछ सब करते हैं। तो तीनों की अलग अलग ट्रेड पॉलिसीज हैं। और क्योंकि लेकिन ये नेचुरल प्रोसेस है, जब एक छोटी कंपनी शुरू होती है तो वो एक्स प्रैक्टिस यूज़ करती है, थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो अपने हिसाब से चेंज लाते जाते हैं, और जब बहुत बड़े हो जाते हैं तो वो उनके पास चॉइस ही नहीं है, उनको वो प्रैक्टिस फॉलो करनी पड़ेगी, और जो ये फॉलो नहीं करते वो फेलियर हो जाते हैं, दे कैन नॉट सस्टेन। तो सस्टेनेबिलिटी के लिए यस, ऑल 3 लेवल यू हैव टू हैव अ पॉलिसी इन प्लेस, और उसको पॉलिसी बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना, ये भी बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क होता है। आपको पता सब कुछ है कि ऐसे होना चाहिए, बिकॉज सब चीज़ें आजकल अवेलेबल है गूगल पे, बुक्स में, आप लेकिन उनको अप्लाई करना, जो उनको ठीक से अप्लाई कर देते हैं वो ज़्यादा सस्टेनेबल रहते हैं। सो आपका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसा है, ये बहुत ज़रूरी है। साथ के साथ आपको ये भी देखना है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसका क्वांटम कितना है। सो मान लीजिए आप एक ऐसी इंडस्ट्री है जो डायरेक्टली कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करती है, सो वहां पर आपकी जो सस्टेनेबिलिटी है वो आपकी शायद मार्केटिंग पर डिपेंड करेगी या फिर कंज्यूमर अवेयरनेस पर डिपेंड करेगी। लेकिन अगर आप एक ऐसी इंडस्ट्री है जो डायरेक्टली कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस भी नहीं करती है और टारगेट भी नहीं करती है, सो आई थिंक आपकी जितनी भी पॉलिसीज हैं वो शायद डायरेक्टली कंज्यूमर नहीं लेकिन सेकेंड इन लाइन पर डिपेंड करेंगी। सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स दैट अप्लाई, और ये ध्यान रखना है कि आपका जो ट्रेड है वो सस्टेनेबल किन आयामों के कारण हो रहा है। आज हम ढेर सारी जानकारी आपको दे रहे हैं कि आप एक सस्टेनेबल ट्रेड प्रैक्टिस क्या फॉलो कर सकते हैं, और उस ट्रेड प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए आप न सिर्फ अपने ट्रेड का ख्याल रखें लेकिन साथ में ख्याल रखें अपने देश का, अपने शहर का और उन रिसोर्सेज का जिन्हें आप एज रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं या फिर आप उन्हें किसी भी प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं खास तौर पर बात करूंगी रिसोर्सेज की। जब कभी भी हम बिजनेसेस की बात करते हैं ना, सो वहां पर रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे फिर वो हमारे रॉ मटेरियल के रिसोर्सेज हैं या फिर हमारे वो रिसोर्सेज हैं जिन्हें हमें परमात्मा ने दिया है। लेकिन इनका जुडिशियल यूज मुझे लगता है शुरुआत में तो हमने नहीं किया और आने वाले समय में बिजनेसेस नहीं कर रहे हैं। सो ये जुडिशियल यूज ऑफ रिसोर्सेज कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जब आप ट्रेड की बात करते हैं तो क्योंकि ये बिजनेस होता है तो सब लोग रिसोर्सेज को तो ठीक से यूज करते हैं, तो रिसोर्सेज एज ए कॉस्ट। तो कोई भी जो सक्सेसफुल ट्रेड होगा वो उनको एक बैलेंस करके यूज करता है रिसोर्सेज को। बट वेस्टेज तो बहुत सारी होती है और उसको हम इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें उसमें से प्रॉफिट्स दिख रहे होते हैं। नहीं, पर मैं देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं जैसे यस हमारे रिसोर्सेज है, जैसे एनवायरनमेंट
यस, उसको हम कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में कई बार नेगलेक्ट हो जाता है, उसको जी। हमको करना चाहिए। वाटर पॉल्यूट है, एयर पॉल्यूशन है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हम बात कर सकते हैं, जी। रिसोर्सेज के ऊपर है, वाटर के ऊपर है, वाटर का भी वेस्टेज, तो उसके लिए बड़ी सारी अब क्या हो गया, समय Policies। बदल रहा है। जी। अब रिसोर्सेज को, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, Yes। यू हैव टू उनको प्रिजर्व करना है, उनको करना है। तो अब जो भी लोग सेंसिबल लोग हैं ट्रेड में, उन्होंने क्या किया, तो रिसाइकलिंग प्लांट लगाने शुरू कर दिए वाटर के। जी। जैसे भी हमारा, जैसे बहुत सारे प्लांट में आजकल गवर्नमेंट की भी पॉलिसी जैसी आ रही है कि आपको एक सर्टेन लेवल तक वाटर का कंजम्पशन है तो आप वाटर रिसाइकलिंग प्लांट लगा दें, जी। वही जो हो उसको आप रीयूज करें। वो अब तो ऐसे भी प्लांट आ गए कि आप उसको ड्रिंकिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जी। बट फिर भी जो ग्रे वाटर बोलते हैं उसको, वो जो वॉशिंग में, गार्डनिंग में, वो Okay। ये सब यूज़ कर सकते हैं। तो रिसोर्सेज का रिसाइकलिंग हो रही है। हमारी जो एनवायरनमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, सोलर का आपने देखा इतना सारा सोलर का यूज़ हो रहा है, तो हम कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए या तो कोल यूज़ होगा या अलग वेरियस मेथड यूज़ होंगे, तो उसको हम प्रिजर्व कर रहे हैं। उसके अलावा हमारा जैसे एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि पोल्यूशन कई बार ट्रेड में होता है, जी। उसके लिए आजकल बहुत सारे ऐसे पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए चिमनियों के ऊपर बड़े सारे इक्विपमेंट लग जाते हैं, सो जी। दे कंट्रोल इट। सो मुझे लगता है कि ट्रेड पीपल आर बिकमिंग मोर रिस्पॉन्सिबल, जी। एंड उसके ऊपर इंसेंटिव्स भी बहुत सारे, कार्बन क्रेडिट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं जिसकी वजह से ट्रेड इज ऑल्सो बिकमिंग रिस्पॉन्सिबल। गवर्नमेंट पॉलिसी भी स्ट्रिक्टली एटलीस्ट एनवायरनमेंट के ऊपर, बहुत वाटर के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, और मुझे लगता है होना भी चाहिए गवर्नमेंट जी। को। जब तक हम रिसोर्स नहीं करेंगे ऐसे चलेगा। तो ट्रेड इज बिकमिंग मोर रिस्पॉन्सिबल एवरी डे, और ये मुझे लगता है कि हर ट्रेड में लोगों को जिम्मेदार होना चाहिए। नहीं होंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन के लिए विल लीव नथिंग। तो पीपल आर बिकमिंग रिस्पॉन्सिबल। सो डेफिनेटली, सो जब कभी भी हम ट्रेड की बात करते हैं, देखिए घरों का जो कंजम्पशन है उसकी जो अमाउंट, क्वांटम बहुत कम है, लेकिन कंपैरेटिवली जब किसी भी चीज को हम कमर्शियल यूज में लाते हैं तो हमारा एक फोकस होता है, और हमारा फोकस होता है हमारा टारगेट। सो उस टारगेट को फोकस करते हुए क्या हम बाकी चीजों का ख्याल रख रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। बट व्हाट रियली हैपेंस इज कि कई बार हमारे जो बहुत ही नजदीकी गोल होते हैं ना, उनको देखते हुए हम एक लंबी चीज को भूल जाते हैं। और क्या है ये लंबी चीजें जिन्हें हमें खास तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है? क्या आप कोई ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं जिससे न सिर्फ आपके ट्रेड में, लेकिन आपके आसपास के, या तो आप जिस शहर में हैं, या फिर अगर कहा जाए आप जिस राज्य में रह रहे हैं, या फिर अगर मैं कहूं ग्लोबल ट्रेडिंग में आप हैं, उन सबको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आप इम्पैक्ट भी कर रहे हैं और इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं। क्योंकि एक इंसान की ट्रेड प्रैक्टिस किसी दूसरे के लिए एक किसी भी प्रकार की रेप्लिकेशन या फिर मोटिवेशन हो सकती है। और अगर हम भारत की बात करें तो हमारा भारत जो है वो वाकई इस चीज के लिए बहुत फेमस है कि जी फला इंसान भी तो यही पॉलिसी फॉलो कर रहा है, क्यों ना हम भी इसे अपना ले, शॉर्टकट बहुत अच्छा है। सो इन चीजों का अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे, ना तो आप सस्टेनेबल रह पाएंगे, ना अपने शहर को, राज्य को, विश्व को सस्टेनेबल बना पाएंगे। और ऐसे में आपका ट्रेड कितना सरवाइव करेगा, इसके बारे में मैं टिप्पणी बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। वेल, अब बात करते हैं चैलेंजेस की और ऑब्स्टिकल्स की। हम हमेशा ग्लॉसी चीजों को देखते हैं, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग हमें भी पता है जब कभी भी हम किसी ट्रेड की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, सो सबसे बड़ी परेशानियां उन्हें ही फेस करनी पड़ती हैं। मान लीजिए कि अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो पोल्यूशन के कारण सबसे बड़े सफरर मुझे लगता है सभी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। और जैसे ही वो सीजन आता है तो सबके सब सिर्फ एक ही बात कहते हैं, भाई हमें आप कुछ करने भी देंगे या सारे के सारे अंकुश हम पर ही लगा देंगे। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बट डिस्पाइट दैट आई थिंक हर कोई सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है। किस प्रकार के चैलेंजेस या ऑब्स्टिकल्स फेस करते हैं? देखिए, ट्रेड में बहुत सारे चैलेंजेस, क्योंकि अब आपने बात की, मैं हालांकि मैं कभी भी कोई नेगेटिव बात या कोई बात नहीं करता हूँ, बट फिर भी आए क्योंकि आपने जिक्र किया। देखिए, ऐसे है, सबसे बड़ा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जी। क्योंकि क्या है, हमारे यहाँ हालांकि
इसको पॉलिटिकल वो ना माना जाए जो मैं बोल रहा हूँ। हमारे जो करंट गवर्नमेंट है इसने बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें, कि हम कैसे ट्रेड पॉलिसीज को चेंज करें जिससे कि पीपल गेट मोर दिस थिंग, और उसका रिजल्ट भी आ रहा है। आप देखिएगा ट्रेड भी बढ़ रहा है। अभी तो आज तो कलेक्शन हमने देखा करीब 1,60,000 करोड़ जीएसटी कलेक्शन हो गया। सो दैट्स व्हाट इज शोइंग दैट इज वर्किंग। दूसरा हमारा आज भी मैं एक बड़ा पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, इंडस्ट्रियल एरिया के हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कहीं ना कहीं पे ना मतलब इट्स नॉट, आई मीन रोड्स देखिएगा तो कई बार अच्छी नहीं होती हैं, बड़े सारे चैलेंजेस होते हैं। तो दैट्स व्हाट इज चैलेंजेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर मैंने आपको बताया जो डिपार्टमेंट्स के साथ जो इंटरेक्शन है वो एक बड़ा स्मूथ होना चाहिए, सो दैट यू नो ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए, क्योंकि जितना आप ट्रेड को और बिजनेसमैन को फ्री हैंड देंगे, कंफर्टेबल रखेंगे, उतना वो ज़्यादा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन बिजनेस पीपल आर मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स, मोस्ट एग्रेसिव एंटरप्रेन्योर्स इन द वर्ल्ड, और जितना उनको आप सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, उतना ज़्यादा वो ग्रूम करेंगे। बट चैलेंजेस हैं हमारे, क्योंकि हमारे यहाँ रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा था, वो कम हो रहा है, सब चीज़ें चल रही हैं। बट ठीक है, फिर भी आई थिंक वी आर डूइंग ग्रेट एंड इंडियन ट्रेड विल बी डूइंग गुड इन कमिंग ईयर्स, एंड अभी भी अच्छा कर रहे हैं हम। That's what it's all about. मेरा देश बदल रहा है और इस देश के बदलाव में हम एक बहुत बड़ी भागीदारी या जिम्मेदारी निभा रहे हैं। डेफिनेटली वी आर हैप्पी कि अगर चीजें बदलती हैं तो उस बदलाव को हम न सिर्फ अपनाएं लेकिन साथ के साथ उसका बेनिफिट भी उठाएं। लेकिन जिस प्रकार अभी अनूप जी ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक बहुत बड़ा सदमा है, और वाकई है। मतलब अगर मैं बात करूं, बॉलीवुड इंडस्ट्री से हम बड़ी इन्फ्लुएंस होते हैं और अक्सर उसकी चर्चा होती रहती है। एक बॉलीवुड इंडस्ट्री भी ऐसी है जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती है, और इनफैक्ट एक नौबत ऐसी आ गई थी जहां पर उन्हें प्रधानमंत्री से ये गुजारिश करनी पड़ी थी कि भाई हमें भी फिल्में बना लेने दीजिए या सारी फिल्में बैन ही करवा देंगे। सो कभी कहीं किसी की भावनाएं आहत हो रही है, कभी कहीं गलत जगह या गलत लोकेशन आपने ले ली। सो इतनी सारी ट्रेड की प्रैक्टिसेस को चैलेंज किया गया कि उनसे एक समय आ गया कि एक्टर्स हैड टू गो एंड स्पीक एंड दे हैड टू वॉइस कि भाई परेशानी ये है, कैन वी सर्वाइव या ये इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं करेगी, क्योंकि जो इंडस्ट्री सबसे बड़ा पैसा कमाती है, अगर हम आज की बात करें तो बॉलीवुड इंडस्ट्री इज वन इंडस्ट्री विच इज मल्टी करोड्स, और ऐसी इंडस्ट्री अगर सेटबैक देख सकती है सो बाकी सारी इंडस्ट्रियों की क्या बात करें। सो डेफिनेटली आई थिंक बहुत ही वाइटल पॉइंट इन्होंने कहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी जरूरी है। मतलब एक तरफ से हमारी जिम्मेदारी तो सारी है, हम ना तो रिसोर्सेज को खराब करें, ना ही हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को खराब करें, ना ही हम किसी गलत प्रैक्टिस को फॉलो करें, लेकिन हमें काम भी तो करने दीजिए, वो भी तो बहुत जरूरी है। अगर आप अड़चने डालेंगे तो हम काम कैसे करेंगे। सो फॉर ऑल दोज हु आर लिसनिंग, मुझे पता है बहुत ही अच्छा टाइम है, लेकिन साथ के साथ समय समय पर हम आपको सस्टेनेबिलिटी पर इसलिए जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी सजग हो जाइए। अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, क्या आप इन चीजों को फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं। और इकोनॉमिक ग्रोथ की जब हम बात करते हैं, हम जब बैठकर कहते हैं हमारी इकोनॉमी का तो बड़ा बुरा हाल है, सो उसमें कहीं ना कहीं एक कंट्रीब्यूटर हम खुद भी हैं। सो अगर हम खुद ये जिम्मेदारी लें, डेफिनेटली सरकार को भी तो हम ही बना रहे हैं, उस सरकार को चुनता कौन है, हम। सो ऐसी सरकार या ऐसी प्रैक्टिसेस चुनिए जो आने वाले समय में आपको बेनिफिट दिलाएं। अब बात करते हैं एक बहुत ही अच्छे वर्ड की जो आज के जमाने में बहुत पॉपुलर है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये हमारे यूएन के गोल्स के बहुत करीब है, और ये माना जाता है कि जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं ना, उनकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितनी जिम्मेदारी से कॉर्पोरेट्स फॉलो करती हैं, निभाती हैं या प्रैक्टिस करती हैं, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए बावला जी, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया CSR का। उन्होंने जिम्मेदारी दी कॉर्पोरेट को कि आप अपने प्रॉफिट में से 2% आप स्पेंड करें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, व्हिच इज वेरी वेरी इफेक्टिवली वर्किंग। क्या देखिए, हमारा देश बहुत बड़ा है जी, और हम जिस तरीके से चैलेंजेस से ऊपर आए, पॉपुलेशन इज अ बिग चैलेंज, क्योंकि पॉपुलेशन को उतना रिसोर्सेज देना, एम्प्लॉयमेंट, सो मेनी थिंग्स। सो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने फील किया कि शायद गवर्नमेंट अकेली उस चीज को नहीं कर सकती जी, और विच इज फैक्ट ऑल्सो। तो उन्होंने एक CSR की जिम्मेदारी दी कॉर्पोरेट्स को कि भाई आप अपने जिम्मेदारी करें जी।
पहले तो क्या होगा, उसमें से मैं आपको बताऊं, करीब हमारे देश में 70,000 करोड़ रुपया CSR फंड है, यस जो किटी है हमारी। उसमें से उन्होंने, गवर्नमेंट ने पहले पॉलिसी दी कि हम जिसका पैसा बच जाए वो PM केयर फंड में उस पैसे को दे दीजिए जी तो कॉर्पोरेट्स ने बड़े इजीली उसको दे दिया करते थे। जी तो पता लगा 20-25 हज़ार करोड़ रुपए खर्च ही नहीं होता था, PM केयर फंड में चला जाता था। जी और गवर्नमेंट को पैसा तो नहीं कलेक्ट करना था, उनको दिया था कॉर्पोरेट कुछ काम करे। तो फिर गवर्नमेंट ने उसके ऊपर लगा दिया एक पेनल्टी लगा दी कि जो लोग कॉर्पोरेट खर्च नहीं करेंगे उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी, जी which is I think it's a milestone. Now all the corporates are spending their money in the social areas. मैं क्योंकि रोटरी से आता हूँ यस तो मैं रोटरी का बोलूँगा, जैसे हमने भी 3-4 साल पहले आई स्टार्टेड इनिशिएटिव ऑफ CSR कि हम CSR को रोटरी से जोड़ें। जी इसी रोटरी हमारी बड़ी सोशल काम करती है सब Yes. एरियाज में, तो हमने CSR अवार्ड्स भी किए थे और 50 कॉर्पोरेट्स को बुला के बताया क्या किए। दैट इज ट्रिमेंडसली वर्किंग वेल। जी और कॉर्पोरेट्स आज जनरली, आई मीन मैं 2-4 का तो नहीं बोलता, जी बट जनरली मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट्स आर, जो उनसे बन पड़ता है, देखिए क्योंकि हर की एक लिमिटेशन होती Yes. है, लेकिन जिसके प्लांट्स हैं, मैं आपको बताऊं, जैसे कोई रिमोट में प्लांट है तो आसपास के गांव में वो पाइप वाटर दे देते हैं, जी कहीं पे वो बच्चों के लिए स्कूल बना देते हैं, कहीं पे उन्होंने सैनिटरी की व्यवस्था कर दी, कहीं पे उन्होंने पानी की व्यवस्था कर दी, स्कूल्स बना दिए, सो हेल्थ केयर फैसिलिटी कर दी। जी तो कहीं ना कहीं ये जो CSR है ये हमारे नेशन बिल्डिंग में जरूर एक रोल प्ले कर रहा है। जी और हम तो कई बार शहरों में शायद उतना नहीं देख पाते, जी लेकिन जो रिमोट में जहाँ इंडस्ट्रीज लगी हैं वहाँ देखें आप, तो रियली दे आर वर्किंग। इससे दोनों को फायदा होता है। देखिए आज CSR आपने खर्च कर रहे हैं तो खर्च करना ही है, तो आपने आसपास की विलेजेस को आपने अपलिफ्ट कर दिया, जी उसके अपलिफ्ट करने से 2 फायदे हो जाते हैं, आपको वहाँ से मैन पावर भी मिल जाती है। जी तो दोनों साइड है, वहाँ पे वो लोग अपने स्किल सेंटर डेवलप कर देते हैं, तो इट्स वेरी गुड दैट। प्लस वहाँ पे उन्होंने, अब पता लगता है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उनको वुमेन को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, बच्चों को एजुकेशन दे दी। जी तो यस, दिस इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट and the corporate applying them, it's really working for the nation building, and genuinely most of the corporates are doing this. सो जब हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो सस्टेनेबिलिटी में मुझे लगता है ये एक बड़ा अच्छा कदम है, फॉर द रीजन कि हम चाहते हैं नो पॉवर्टी रहे हमारे देश में, जहां पर आज भी मैं ये कह सकती हूँ रात के 11 बजने वाले हैं और कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होगा जिसने भरपेट खाना नहीं खाया है। सो वो पॉवर्टी का कारण क्या है वो अभी तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन पॉवर्टी अभी भी है। क्यों? क्योंकि हम सबसे बड़ी पॉपुलेशन है अगर हम पूरे विश्व की बात करें। अगर हम बात कर रहे हैं कि हम जीरो हंगर क्रिएट करेंगे, सो ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे देश में आज भी एक ऐसा तबका है जहां पर खाना पहुंच नहीं पा रहा है, लेकिन इन सारी चीजों को अगर हम अचीव करना चाहते हैं तो सरकार तो अकेली इन्हें अचीव नहीं कर पा रही थी, और इस सस्टेनेबिलिटी में, इन चीजों तक पहुंचने में उन्होंने सबसे बड़ा टूल या सबसे बड़ा हथियार बनाया कॉर्पोरेट्स को, और उन्होंने कॉर्पोरेट्स को ये जिम्मेदारी दे दी कि चलिए भाई आप आगे आइए और जिस भी प्रकार का प्रॉफिट आप कमा रहे हैं उस प्रॉफिट का एक हिस्सा, सो जस्ट 2% ऑफ इट आप उस कंसर्न पर खर्च करेंगे जो कंसर्न आपको लगता है, उस सोशल कॉज पर आप खर्च करेंगे जो न सिर्फ आपको ठीक लगती है बल्कि आपको लगता है कि आप नेशन बिल्डिंग में या इन गोल्स को अचीव करने में मदद कर सकें। सो बहुत सारी कॉर्पोरेट्स आगे आई और आई थिंक आने वाले समय में ये जो बदलाव है और एक सपना है यूएन का 230 तक, हम कहीं ना कहीं 7 साल बाद, मतलब अगर हम 2023 में है, 7 इयर्स के बाद मैं तो वाकई ये कार्यक्रम करना चाहूंगी जिस प्रकार से हम 150 घंटे लाइव बैठकर आपको इन सारे गोल्स की जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं और हर आयाम की सस्टेनेबिलिटी की जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये जरूर चेक करना चाहेंगे हाउ फार हैव वी रीच्ड। क्या लगता है, विशफुल थिंकिंग जरूर है हमारे यूएन की और इतने सारे नेशंस अगर आगे आ रहे हैं, बट क्या 7 साल में हम कुछ बदलाव कर पाएंगे? देखिए आपने अभी जो बात करी उसमें मैं थोड़ा सा गाइडेंस करता हूँ। अभी क्या हो रहा है हमारे देश में, हम लोग है ना शहरों के आसपास बहुत ज्यादा काम हो कर रहे हैं जी। शहरों को तो बहुत डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए रिसोर्स डिप्लॉयमेंट का। जी। हम आज यहाँ से आप 100 किलोमीटर दूर चले जाइए, आपको पता लगेगा विलेजेस में व्हाट इज द सिचुएशन। तो हम शहर में हम बहुत आगे हैं। शायद हम आज अगर दिल्ली की बात करें या बड़े शहरों की बात करें, वी आर कम्पीटिंग विद एनी अदर मेट्रो सिटी ऑफ द वर्ल्ड।
बट लेकिन जो हमारे में और जो डेवलप्ड कंट्रीज में फर्क है जी वो फर्क ये है कि जो चीज हमको आज शहर में मिल रही है जी ऑलमोस्ट सेम इज अवेलेबल 100-200 किलोमीटर्स अवे ऑल्सो। तो हमारे देश में मुझे लगता है कि यस, जो 2030 की हम बात करते हैं विच इज़ वेल अचीवेबल, और जिस तरह के काम हो रहे हैं, मुझे लगता है जिस तरह का पावर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कि हमने अब आज गांव-गांव में लाइट पहुंचा दी है, सोलर पहुंचा दिया है, पानी पहुंचा दिया है, तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली ग्रोथ की तरफ बढ़ रही हैं। और धीरे धीरे से पहले गवर्नमेंट ने कोशिश भी की थी कि हम काफ़ी कुछ ऑफिसेस को दिल्ली से बाहर शिफ्ट करें। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, शहर से बाहर शिफ्ट करें। उन्होंने एक एनसीआर का नाम दिया था कि भाई एनसीआर में करें, उसमें अलवर था, मेरठ था, अलीगढ़, सो मेनी प्लेसेस वर देयर, और काफ़ी कुछ सक्सेसफुल भी रहे। बहुत सारे हेडक्वार्टर्स को बाहर शिफ्ट किया सो दैट डेवलपमेंट विल गो ब्रॉड आउटसाइड द मेट्रो सिटीज़। तो मुझे लगता है कि द वे वी आर प्रोग्रेसिंग, द वे गवर्नमेंट इज प्रोग्रेसिंग, आवर गवर्नमेंट एंड ऑल ओवर दुनिया में जिस तरह की जो डेवलपमेंट हो रही है, कहीं ना कहीं पे एवरी डे, पहले क्या होता था जो प्रोग्रेस 10 साल में होती थी वो हमने फिर 5 साल में शुरू कर दी, फिर 2 साल में, आज तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एवरी ईयर वी आर प्रोग्रेसिंग ऑल द डबल द स्पीड। तो यस, हम 2030 में मुझे लगता है वी विल बी वेरी क्लोज, बट उसके लिए जरूरी है हर आदमी की। देखिए, एक तो हम CSR की बात करते हैं, गवर्नमेंट की अपनी जिम्मेदारी है, CSR इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट हम कई बार बात करते हैं ISR, इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम इंडिविजुअल की भी जिम्मेदारी है कि हमारा कंडक्ट, हमारा बिहेवियर, हम लोग भी जो सस्टेनेबिलिटी की बात करें, पॉलिसीज की बात करें, एथिक्स की बात करें, तो जब तक इंडिविजुअल आदमी उस फ्रेम में नहीं फिट होगा, जब तक हम कैसे इन सबको कर पाएंगे? तो आई थिंक वी विल बी एबल टू अचीव विद ऑल द कंपोजिट एफर्ट्स ऑफ एवरीबॉडी। वाह, सोचने में कितना अच्छा लगता है ना कि बस 7 साल और काफी चेहरा बदल जाएगा हमारे देश का। सो इमेजिन करिए, अगर हम इतने सारे गोल्स लेकर चल रहे हैं और इन सारे गोल्स को अचीव करने में हमारे पास समय कम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है लगन काफी है। और जिस ढंग से हम प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे आप। आप हैं वो जिम्मेदार सिटीजन जो इस पूरे गोल्स को 2030 तक अचीव करवा सकते हैं। इंडिविजुअल हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एट द सेम टाइम इंडिविजुअल हैज द पोटेंशियल। आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप और कुछ नहीं, लेकिन इस बदलाव में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। सो जब कभी भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, जुडिशियली ट्रैवल करिए। यानी ऐसा नहीं कि अगर आप एक इंसान हैं और उसी डेस्टिनेशन पर 4 लोगों को जाना है तो आप 4 कार्स लेकर जाएंगे। यहाँ पर मैं जरूर कहना चाहूंगी कि आप कार्स को पूल कर सकते हैं, जिससे थोड़ी सी फ्यूल को बचाएं और आप थोड़े से ईंधन को बचाने के चक्कर में बहुत सारे पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। इसी प्रकार हम अपनी पर्सनल चॉइसेस में एक छोटा सा बदलाव कर सकते हैं। क्या है हमारी पर्सनल चॉइस? हमारे घर के 5 बड़े कमरे और 5 कमरों में 5 इंडिविजुअल्स AC ऑन करके बैठे हैं। क्या हम थोड़ा सा करीब नहीं आ सकते हैं? और इफ नॉट 1, बहुत इम्पॉसिबल सा लगता है, बट एटलीस्ट 2 या 3 कमरों से आप उस एनर्जी को थोड़ा सा बचा सकते हैं। बट ये कॉर्पोरेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हम इंडिविजुअल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो थोड़ा थोड़ा बदलाव लेकर आइए। जहां ये बदलाव आएगा, आप में, हम में, समाज में, परिवारों में, देश में, राज्यों में, हम विश्व में ये पूरा बदलाव महसूस कर पाएंगे। और इस बदलाव को महसूस करने में मुझे नहीं लगता हमें 7 साल इंतजार करने की जरूरत पड़ेगी। सो ये एक बहुत खास सी मुहिम है जिसमें हम बार बार आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि ये सब कुछ हम आपके लिए कर रहे हैं। एज एन इंडिविजुअल हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये छोटी छोटी एक्सपेक्टेशन एक बहुत बड़ी अचीवमेंट का हिस्सा बन सकती हैं। तहे दिल से धन्यवाद तो कहना चाहूंगी अनूप जी, आज इस समय पर आप हमारे साथ हैं। डेफिनेटली ये समय बहुत मुश्किल था, आई मीन ट्रैवलिंग ऑल द वे, यहाँ पर आना, इतनी अहम जानकारी देना, लेकिन जाते जाते हमारे सभी लिसनर्स को क्या खास मैसेज आप देकर जाना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हम हैप्पीनेस के ऊपर काम करें सब लोग। हम ये सब ट्रेड की बातें हमने कर ली, बड़ी सारी जिम्मेदारियों की बात कर ली, लेकिन हम अगर हर आदमी अपनी हैप्पीनेस के ऊपर काम करे, अपनी हेल्थ के ऊपर काम करे, तो थोड़ा सा हम
क्योंकि हैप्पीनेस इज इंक्लूडिंग एवरीथिंग। यस अपनी सराउंडिंग भी है, सबको खुश भी रहें, दूसरे को भी खुश रखें, अपनी जिम्मेदारी जैसे मैंने बताया जी। अपनी जिम्मेदारी महसूस करें। और जब हम खुद को ठीक मतलब व्हाट इज द सोसाइटी, व्हाट इज द Yes. कंट्री, हम हम सब इंडिविजुअल मिलके उसको बनाते हैं। जी। ट्रेड क्या सब सब मिलके ट्रेड बनाते हैं। तो अगर हम इंडिविजुअल अपने को थोड़ा सा उसको अपने को ठीक करेंगे, अपने जी। को अलाइन करेंगे विद द वर्ल्ड रिक्वायरमेंट्स, तो मुझे लगता है कि हम करेंगे और खुद भी खुश रहें और हमारे को हैप्पीनेस स्प्रेड करें सब तरफ। अगर खुशी का माहौल और जोश रहेगा तो मुझे लगता है हम विल बी एबल टू अचीव दैट। थैंक यू सो मच कॉलिंग डेफिनेटली मी। वी विल बी एबल टू अचीव इट। तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी अनूप जी, आज आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी। लेकिन हमें इंतजार रहेगा आपकी शुभकामनाओं का और इस खास रिकॉर्ड को अचीव करने का। आप ये रिकॉर्ड, मुझे लगता है ऐसा कुछ रिकॉर्ड बनाएंगी जो लगता नहीं कोई और कर पाएगा इसको ब्रेक। आप, मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और अगर फिर भी कोई आगे फ्यूचर में रिकॉर्ड तोड़ भी दे, कोई बात नहीं, आप दोबारा कोशिश कीजिएगा। एंड अगेन यू हैव टू क्रॉस दैट। और एक और बात है, अगर कोई क्रॉस नहीं करे तो आप हर साल कोशिश करें, यू ब्रेक योर ओन रिकॉर्ड्स। सो दैट्स व्हाट, कांग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिकॉर्ड्स। सो जुड़े रहिए रेडियो मानव प्रश्न 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइव।